Hello and welcome, listeners and viewers. Welcome you to the very OG podcast series by Vips Rhythms Production, the OG Industry Insights. This is me, Tanmeer Singh, along with my co-host Sakshi Sehgal. It is now time to get all of you updated with the most fascinating insights from our industry experts who are live and in studio today with us. Very well said, Sakshi. और आज जो हमारे साथ इस पैनल पे गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं, he is a very significant personality. एक हेट्रोजेनस बैकग्राउंड है इनके पास, इमेंस एक्सपीरियंस के साथ फ्रॉम रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, न्यूज पब्लिशिंग और साथ एकेडमिक्स भी. So allow me to welcome on board Mr. Nidhikant Pandey and sharing his experience on a lot of things but media. I welcome you, sir. Thank you very much, Tanmeer and Sakshi. It's so good to have you on board, Mr. Nidhikant. I'm sure our listeners who are college-going and budding media professionals will benefit out of this conversation we're going to have today. So thank you so much for being a part of the Industry Insights. Yeah, I'm also looking forward to it and hopefully it will be a beneficial session for everybody. Absolutely, sir. And on that very note, मुझे लगता है जो आज हमारे जितने भी listeners और viewers हैं जो आपका ये episode अभी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं साथ-साथ, एक बड़ा relatable factor है सर आपके experience के अंदर that you come from a theatrical background. हमारे कॉलेज के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड होते हैं, बट प्रोफेशनली अपने आप को टेलीविजन, रेडियो में, राइटिंग में एक्सपीरियंस भी करते रहते हैं. दे एक्सप्लोर अ लॉट. और आपने भी ऐसा ही कुछ एक जर्नी फॉलो किया है फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन, फ्रॉम एन एक्टिंग टू अ नॉन एक्टिंग एंड अ प्रोडक्शन काइंड ऑफ अ लेवल. सो वो कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपको ऑल टुगेदर ये फील्ड्स में चेंज करना एज अ फ्रेशर, एज अ बडिंग प्रोफेशनल, और ऐसी कौन सी थिएटर की वो कुछ एसेंशियल टेक्निक्स हैं जो आज भी आपको काम आती हैं आपके प्रोफेशन में? Thank you very much for research and everything about me, but now I would like to throw a question on you people first. You both are anchors right now. Obviously, you are presenting yourself as that. So, being a presenter, what do you think that you have actually taken something from theater or something from films or from radio which you are actually representing today in your session? सर मेरे हिसाब से आई हैव टेकन अ सेंस ऑफ पेशेंस, टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं, कि वो टाइमिंग और वो एक इंटरेक्शन, भले मेरे पास लाइव ऑडियंस नहीं है बट एक कैमरा के थ्रू आई थिंक मैंने ये टाइमिंग लिया है जो मैं जरूर अप्लाई करता हूँ अपने एंकरिंग के अंदर. Sakshi? For me, it could be impromptu and improvisation, when you're presenting yourself. So us time, with what all changes you do according to the situation. So mere hisab se I have taken that from theatre. Okay. At the age of 9, I did a English theatre basically, school में. Function, annual function में मैंने किया एक play कि let's do it. Teachers ने बोला तो obviously जैसा होता है हर बच्चे के साथ वैसे ही मैंने भी किया इंग्लिश प्ले. और उस दिन के बाद से जब मैंने फर्स्ट टाइम वो इंग्लिश प्ले किया, that very moment I thought that I would be on stage each and every year while the study is going on. So I made sure हर साल मैंने कोशिश किया हर एनुअल फंक्शन में, स्कूल में जहाँ भी जैसे रहा, ट्रांसफर होते रहे मेरे फादर के उसके हिसाब से, और मैं किसी न किसी, कभी हिंदी थिएटर, कभी इंग्लिश, कभी माइम में, कभी किसी भी कोई स्टेज शो जो भी होता मुझे पार्टिसिपेट करता. मतलब डिबेट्स वगैरह तो सब जो चल रही थी छोटी मोटी वो सब खेल कूद चल रहा था, वो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा स्टेज पे जाने का मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जाना ही जाना है, करना ही करना है. वो मैं करता रहा. आप लोगों ने जो बात कही है ना, दैट कम्स इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट एक्चुअली गाइडेड मी टुवर्ड्स द स्टेज. तो वहां जाकर के फिर वो कॉन्फिडेंस गेन करना, टीचर्स का विश्वास, ट्रस्ट आप में आना, और फिर आप में ये इंटरेस्ट डेवलप करना कि मुझे ये करना है. उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, जिसको कि मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, लकी मानता हूँ, और थोड़ी सी मैंने उस पर मेहनत भी की, वो उसी एज से मैंने शुरू कर दिया. वो था वॉइस पे काम करना, डिक्शन पे काम करना, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना. लोग प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहा था तब से. तो ये एक डिफरेंस शायद मुझ में उस समय डेवलप हुआ, और मैंने उर्दू के लफ्जों में
कहाँ नुक्ता लगना है, कहाँ नहीं लगना है, इसके बारे में भी जानकारी लेनी उस छोटी एज से शुरू कर दी. So that basically made me this kind of a person where I can speak in front of you people right now. The same thing goes with you, but you don't acknowledge it sometimes, or you don't realize it sometimes. तो आप लोग जब ये करने आते हो, एंकरिंग करने, प्रेजेंटर बनने आए या कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का काम, तो आपने सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि आपको सही बोलना है. लेकिन आपने ये, जब मैंने पूछा सवाल तो उस टाइम शायद आप ये मिस कर गए पॉइंट. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हम पहले जो है दुनिया में जब आते हैं, मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो मैं यही बताता हूँ, लाइफ एंड मीडिया गोज टुगेदर फॉर मी. व्हेन वी कम इनटू द लाइफ, सबसे पहले क्या होता है, वीडियो आता है, उसके बाद डॉक्टर की एक चपत लगती है, और फिर क्या होता है, ऑडियो आता है, फिर उसके बाद ऑडियो आता है, राइट. सो दिस वीडियो एंड ऑडियो स्टार्ट्स फ्रॉम आवर लाइफ ओनली. इसीलिए शायद मैं मीडिया में हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेबल लगता है बात लाइफ से. तो बड़ा मजा आता है इस चीज को इस तरह से जीने में, इस तरह से सोचने में. और इस तरह से सोचने से क्या होता है कि मैं लाइफ और मीडिया के बारे में और ज्यादा एक्सपेंसिव वे में, कि क्या आप मतलब एक्सपैंड कर सकते हो इसके अंदर, क्या आप इनोवेट कर सकते हो इसके अंदर, उस वे में मैं सोच पाता हूँ, कोशिश कर पाता हूँ. तो मुझे ये कॉन्फिडेंस बोलने का, प्रेजेंट करने का, पेश होने का सामने, सबसे पहले ये सलीका मैंने सीखा थिएटर से. तो वो चीजें जब मैं बच्चों को पढ़ाने भी गया, तो मैं यही सोचता था कि जब भी पढ़ाने जाऊंगा तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उनको जब मैं सिखाऊं तो वो खुद मुझे आता हो पहले. तो मैंने एंकरिंग की क्लासेस भी ली, मैंने खुद एंकरिंग की हुई भी है. कुछ सालों तक मैंने टीवी पे न्यूज पढ़ा है, मैंने रेडियो के साथ में न्यूज रीडर के तौर पे जुड़ा रहा हूँ. अब मैं आपको बाद में बताऊंगा और चीजों के बारे में. नाउ यू टेल मी फर्स्ट, अभी मेरी बात से आपने कितना कोरिलेट किया अपने आप? Right, sir. So वही मैं बता रही थी कि when I was in 9th, 10th, 11th, I was a part of my school street play. So उससे पहले I was very underconfident. Diction मेरी इतनी ठीक नहीं थी. Voice modulation, there was no voice modulation. It was bland, flat एकदम. So after that, even I grew in this area और कैसे improve करना. And after that, I started debating as well. I started taking part in my school debate competitions as well. So theater actually played a major role in my personal development as a person. Voice modulation के लिए it helped me a lot. It grew my confidence. Stage fear हट गया. So yes, I definitely relate to this a lot. तो मेरे ख्याल से जो भी हमें देख रहे होंगे हमारा सेशन, I think they will also be relating to our experiences, and obviously they will be, I think, getting benefited. Yeah. So I will come to the other question, somewhat related to this, that how is it working like in media production houses like NDTV or Bharatvarsh or TV18, like you worked in. So we would love to know your experience there. कैसा लगता है उस पूरे मीडिया प्रोडक्शन हाउस में, इतने बड़े मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस में काम करना? प्रोडक्शन हाउस कोई भी बड़ा नहीं होता, और बड़ा होता है तो जैसे ब्रांड वैल्यू बनती है ना, जो आप बना रहे हो इन्फ्लुएंसर के तौर पे. मेरी ब्रांड वैल्यू बनाओगे, मैं कल को बड़ा हो जाऊंगा, तब आप कहोगे कि हमने बड़े आदमी से बात की थी. बट अभी तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ. आपने जितना भी मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज वेरी मीन्स आई टेक इट एज ए वेरी नॉर्मल थिंग कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल अपना काम कर रहा हूँ सिर्फ. तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े लोगों से या बड़े नामों से बन जाता है, लेकिन आप वहां जाकर के बड़ा काम क्या कर रहे हैं, ये आपको देखने की बात होती है. सो ऑब्वियसली दोज आर बिग ऑर्गेनाइजेशन एज सच, और मैंने ऑब्वियसली वहाँ जाना था, वहाँ काम करना था उनके साथ, या जब जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे वहाँ पर मैंने काम किया और सीखा ऑब्वियसली, क्योंकि एज यू से दैट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग थे. अब उनमें से कौन कौन अच्छा काम करने वाले लोग थे, तो हमें वो सेलेक्ट करना होता है कि हम वो सूप बने जिसके अंदर हम सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए. तो वही कोशिश होती है हर एक आदमी की, हर ऑर्गेनाइजेशन में. इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं छोटा बड़ा नहीं मानता. हर जगह पर आपको सीखने और सिखाने वाले छोटे और बड़े मिलते रहते हैं. तो जहां जो अच्छा जिससे मिल जाए उससे वो सीख लो, उसका एक अलग मजा है. हाँ, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं रहा, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने में बड़ा मजा आया.
और सीखने को काफी मिला। कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि जब मुझे इंडिपेंडेंट रोल्स मिले, कहीं कुछ जगह ऐसी थी, जैसे आपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए उनमें से एक जगह ऐसी है जो आप मेरे नाम से रिलेट कर पाएंगे एक एंकर को, तो उनके साथ में मुझे एक बहुत बड़ा शो करने का मौका मिला और उसमें इंडिपेंडेंट रोल्स थे हमारे। तो वो एक, उसमें क्या था कि उनका, मैं नाम भी लेता हूँ जैसे एनडीटीवी में निधि कुलपति की बात कर रहा हूँ, निधि कुलपति जी के साथ जब शो किया एक हमने, तो उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस था मेरे लिए कि यस आई कैन रिलाई ऑन हिम एंड कैन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शो, तो वो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जब आता है ना, तो वो आपको बड़ा मजा आता है। और वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपने जैसा कहा बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा उसमें साथ में बड़े लोग और बड़े नाम और मतलब अच्छे लोग जो जुड़े होते हैं या जो लोग रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि दे आल्सो इनकलकेट दोज थिंग्स इनटू देयर पीपल। तो वो कई लोगों के अंदर बहुत अच्छे से आता है और वैसा ही कुछ था जो कि मुझे उन लोगों ने इम्बाइब करने की कोशिश की उसमें और मुझे साथ में एंगेज किया डिफरेंट रोल्स के लिए साथ में। तो वो बड़ा मजा आया उसमें काम करके और ऐसे चीजें ग्रो करता गया मैं अपने आप को कि भाई हाँ, मैं आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, एक्चुअली आई एम लर्निंग। सो मंत्र ऑफ लाइफ इज लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप उसे करके कैसे दिखाओगे? तो सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। तो जब जो आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, अब वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए चाहे पर्सन का नाम लीजिए, वो जब आपको कोई कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट देता है, तब आता है। और हर एक आदमी ऐसा होता है ना कि अच्छा काम करने आए हैं, क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है, कहाँ से कोर्स किया है, विप से कोर्स किया, अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनल ईयर सेमेस्टर, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, राइट। सो प्रीवियस एक्सपीरियंस, अरे सर अभी तो थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, पास करके आ रहा हूँ। अंदर ये चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, यार अभी तो यार पास करके आ रहा हूँ यार, अभी कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है यार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा बहुत करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करता हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, दैट्स ओके। बट टीवी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस सर वो तो नहीं है यार, ये इनको कैसे एक्सपीरियंस देगा, व्हाट टू डू यार। नाउ ऑल दिस थिंग्स यू कैन रिलेट अगेन टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, थिएटर से कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने कि दिस is what is happening inside the mind, but in front of sir I will learn it sir। नहीं यार मेरे पास है ना एक्सपीरियंस लोग, फिर तुम लोगों को फ्रेशर लेकर क्या काम, प्रॉब्लम हो जाएगी यार। देयर कम्स दी, जो इम्बाइब किया है लोगों ने, बड़े लोगों से, कि नहीं अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली थी जिस तरीके से, वैसे अगर मैं आज इसको दूंगा तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएगा, मेरा नाम आगे रोशन करेगा। वो चीज जरूरी होती है। तो जो आप लोग मेरे ख्याल से सुनना चाहते हो इस सेशन में, मुझे लगता है अभी देख रहे हैं सेशन, उन लोगों को भी यही चीज पसंद आएगी कि हाँ, जब वो लोग इस पाथ पर आगे बढ़ेंगे, कोर्स करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, बीजेएमसी एमजेएमसी करने के बाद जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां उनके साथ में ट्रीटमेंट क्या होता है, उनको किस तरीके से आप एंगेज करते हैं। ये अगर इस सेशन को वो लोग, जो लोग की नौकरी दे सकते हैं जिनको, वो लोग भी अगर देख रहे हैं और वो लोग अगर इस चीज को सीख सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। साक्षी, कोई सवाल आपके मन में चल रहा था? तो सेम क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं डिजिटली स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सवाल रहते हैं कि अभी तो मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर अगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में जाती हूँ, मुझे बोलते हैं कि अच्छा आप ये 3 कैमराज हैं, इनको ऑपरेट, तो शायद फंक्शनली या प्रैक्टिकली मैं इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रख पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, मैं भी एक्चुअली जानना चाहूंगी, काफी बच्चे जानना चाहेंगे मेरी ही बैच के, कि हाउ डू वी ओवरकम दिस। There is a difference between real and real बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही रियल वर्ल्ड में और हमारी लर्निंग के अंदर ये, या हमारे सोच के अंदर कहीं एक आता है डिफरेंस, जो हमारे को लाइफ में थोड़ा सा बॉदर करता है आगे बढ़ने के लिए। सेम थिंग हैपेंस लाइक जो आपने बोले एक्सपीरियंसेस, दिस हैपेंस विद एवरीवन। नाउ आई वुड टॉक अबाउट द आइडियलिस्टिक थिंग फर्स्ट एंड वुड टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, जो आप लोग बात कर रहे हो उसके बारे में। आइडियल तो ये है कि एक बंदा जो कि सारे काम मल्टीपल लेवल पे कर रहा है, तो आपने भी ये सुना होगा कि इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली जब आपसे बात पूछी जाएगी ना, तो यही पूछेंगे
नहीं यार, एक चीज तो ठीक है, बट डू यू नो एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वालिटी? नो नो, एनी अदर स्किल? नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड ओनली, मीडिया फील्ड ओनली। कैमरा ठीक है, कैमरा चलाते हो, उसके अलावा कुछ आता है? लिखते हो, एडिटिंग आती है यार, तो फिर क्या किया 3 साल, क्या किया तुमने यार? ये है रियल वर्ल्ड की सिचुएशन कई बार जो आती है सामने। मेरा ये कहना है कि जब अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं तो आपको वहां कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे फोन के थ्रू ही कर रहे हैं आप। What matters and where you people lack is a basic difference of framing first. आप कैमरे पर भी तो फ्रेम बना रहे हो, आपको कैमरा की क्लास के अंदर ये सिखाया गया था ना कि फ्रेम कैसे बनाना है। सारे स्टूडेंट को मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ ये चीज, और ये समझाना चाह रहा हूँ और समझे वो इस बात को कि आपको मैंने एक कैमरा जो मेरे कॉलेज में है या जो मेरे इंस्टीट्यूशन में है उसको मैंने सिखा दिया आपको, उसमें कैसे अपर्चर सेट करना है, कैसे फोकस करना है, कैसे ऑटो पे काम करना है, कैसे मैनुअल पे काम करना है, सब बता दिया। आप कहीं गए ट्रायल देने के लिए, वहां कैमरा कोई और पड़ा है, अब क्या करोगे? अब पहले आप उसको सर्च हो जाओगे, देखोगे, लेकिन बेसिक चीज क्या है? फोकस तो मिलेगा ना हर जगह पर आपको, ऑटो और मैनुअल का स्विच तो मिलेगा ना आपको, सिर्फ ये होगा कि उसकी प्लेसमेंट यहाँ वहां हो सकती है छोटी मोटी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बट उसके पहले जो मैं फ्रेमिंग की बात कर रहा हूं, आपको जो बेसिक चीज सिखाई गई है कि फ्रेम बनाना आता है तुमको यार। कोई भी आपसे, अगर आप एज ए कैमरा पर्सन काम करने नहीं जा रहे, तो बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो आपको क्या कहा जाएगा? शूट करना है, आपको कैमरा ऑपरेट नहीं करना है, आप फ्रेम बना के बताओ। आपको फ्रेम के नाम दे दिए जाएंगे, 10 फ्रेम के नाम होते हैं, आपको फ्रेम बोला जाएगा, या आपको बोला जाएगा एक अच्छा सा फ्रेम बना दो, 2 लोग बैठे हैं, इनका इंटरव्यू करना है। अब आप या तो उनको हिलाओगे या नहीं हिलाओगे। तो क्यों नहीं हिलाओगे? आप उनकी सिटिंग पोजीशन ठीक करोगे जो आपने सीखी है, या जो आपके फ्रेम में अच्छी दिख रही है, या जो आपके पीछे एक्सेसरीज है उसको आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एज ए कैमरा पर्सन्स व्यू, एज ए डायरेक्टर्स व्यू। So always think as director. Whether you are learning a camera technique or you are learning editing technique, you have to think as a director. आपने देखा होगा ना, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, there are many camera persons and editors and musicians, those who are actually becoming directors, but they started as camera person or editor or something else. So why? Because their vision was wide. So your vision for that framing should be perfect first. अगर आप वही मात खा गए तो आप टेक्निकलिटी जानते भी होगे तो क्या फ्रेम बना लो, तब आप लैग करोगे कि नहीं करोगे? क्या आपका फ्रेम तो अच्छा है नहीं, आपने फोकस तो कर दिया, फोकस परफेक्ट है बॉस, लाइटिंग भी परफेक्ट कर दिया आपने, बट आपका फ्रेम ही ठीक नहीं है यार। इस फ्रेम पे काम करोगे यार, ये आधी वॉल पे बिठा रखा है यार, ये क्या है? ऐसे क्यों काट रखा है आपने? इसको ऐसे क्यों नहीं बिठाया है? इसको ऐसे बिठाना चाहिए था ना बंदे को। क्या फ्रेम बना रखा है आपने? अभी मैं तो आइसोलेशन में हूँ, इसलिए जैसे जहां जगह मिली है मैं बैठ गया हूँ, लेकिन एक आपको बात बता रहा हूँ कि चीजें आपको अगर मुझे नेगेट करना है तो मैं किसी भी स्किल पे काटने की कोशिश करूंगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी आवर पोटेंशियल फर्स्ट। व्हाट आर वी डूइंग? मैं 4 चीजें एक साथ कर रहा हूँ अभी। मैं एंकरिंग भी कर लेता हूँ अपने शो के लिए, मैं कैमरा भी कर लेता हूँ मोबाइल लगा करके, मैं ट्राइपॉड भी जानता हूँ। ट्राइपॉड मेरा बबल वाला है या नहीं है वो तो मैं खरीद ही सकता हूँ, एटलीस्ट इतनी शॉपिंग साइट से वहां से। तो बबल सेट करना आता है कि नहीं आता है? कल को अगर कोई मुझसे पूछ ले कि यार बबल तो है, बबल सुना था यार, बबल सुना था क्लास में, साला आया भी था एग्जाम में, मैं दे नहीं पाया यार पेपर, धक यार उसमें भी नहीं लिख पाया था, नंबर कट गए थे। बबल सेटिंग क्या होती है? बबल से कैसे सेट करते हैं? बबल से होता क्या है? बेसिक चीज है। अब कहोगे यार क्या बकवास कर रहा है, बबल सबको पता होता है यार, फर्स्ट ईयर वाले को ही पता होता है बबल क्या होता है। इट्स गुड, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ सिर्फ एक, कि दैट शुड बी नोन टू यू, दैट व्हाट इज योर फोकस एरिया, not about camera, not about editing, but anything which you want to pursue in future. For that you have to see that I want to go for this in future, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसके बारे में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा और ये बताऊंगा कि हाँ मैं ये काम जानता हूँ और इस काम में मैं ज्यादा माहिर हूँ। मैं वॉइसिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं एडिटिंग अच्छी कर सकता हूँ,
मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं म्यूजिक दे सकता हूँ आपके लिए। तो आपके लिए नॉर्मली क्या होता है कि वीडियोस जो होते हैं डिजिटल मीडिया पे, अगर मैं काम करना चाहता हूँ, किसी भी चैनल का आजकल डिजिटल फोरम है, डिजिटल में अगर मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर चैनल में हो रही है। मैं आप लोगों को ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, म्यूजिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और अगर किसी को जैमिंग आती है और अगर कोई म्यूजिक दे सकता है थीम के हिसाब से, जैसे आपकी पॉडकास्ट है, जैसा आपका स्टोरी है, उसके हिसाब से अगर आप म्यूजिक दे सकते हो उनको, तो नथिंग लाइक इट। तो साहब मैं म्यूजिक दे सकता हूँ आपके डिजिटल मीडिया के लिए। आप मुझे एक छोटी सी सैलरी में हायर करोगे, लेकिन मैं आपके लिए उससे कम से कम 50 टाइम्स वर्थ का मैं आपको म्यूजिक दे पाऊंगा। आपका ओरिजिनल म्यूजिक होगा, वरना आप वही 2 म्यूजिक चलाते रहोगे, 2 ट्रैक जो आपने फ्री में ले रखी है कहीं और से, या कुछ पैसे खर्च करके ले रखी है। सो थिंक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स, किस चीज के प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, मुझे क्या अच्छे से आता है, मैं किस चीज पे अपने आप को फोकस दिखाऊं कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, एंड नोबडी कैन बीट मी। नाउ यू से दैट डू यू हायर मी और नॉट। लेकिन रियल वर्ल्ड में वो जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो चीजें आती हैं। ये आइडियल सिचुएशन मैंने बताया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा 2 स्किल के लिए तैयार रहना होगा, ताकि कोई अगर ये पूछे कि अच्छा ये और उसके अलावा, सब वॉइसिंग करना जानता हूँ, म्यूजिक देता है, वॉइसिंग करता है, ग्रेट कॉम्बो। अच्छा ये एडिटिंग भी जानता है और शूट भी करवा सकता है, ग्रेट कॉम्बो। अच्छा ये एंकरिंग कर सकती है और साथ में हमारे लिए एडिटिंग भी कर सकती है, पोस्ट प्रोडक्शन काम भी संभाल सकती है, ग्रेट। अच्छा ये प्रोड्यूसर का काम भी जानता है और साथ में एडिटिंग भी जानता है, मतलब रफ एडिट भी कर लेगा और शोज बना भी लेगा, गुड। सो दोज थिंग्स वी नीड टू डेवलप। हम चाहे किसी भी फॉर्मेट पे काम करते हो, मोबाइल पे करते हो, किसी भी फॉर्मेट पे काम करते हो, दैट डजंट मैटर मेरे हिसाब से। रियल वर्ल्ड में कौन कैसे आपको लेता है, मैंने फिर वही कहा, थोड़ा सा आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। बट आप अगर किसी भी फॉर्मेट पे काम करते हैं तो आप कोई ना कोई स्किल जरूर डेवलप कर रहे हैं, और उन चीजों को ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था आपके थिएटर वाली लाइन के ऊपर, कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टेप में कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज है जो मुझे राइट हिट करेगी। उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश या उस पर ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करें आप। तो मतलब मल्टी स्किल्ड और होना, और जो स्किल्स में मतलब अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। जस्ट लाइक यू सेड कि अगर मैं एंकरिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं एडिटिंग भी कर सकती हूँ। तो मल्टी स्किल्ड होना इज ऑब्वियसली अ चेरी ऑन टॉप। एंड समझ गए सर, वी आई थिंक तन्वीर और मैं काफी सीख रहे हैं इससे कि अगर हम अभी आगे भी अपने आपको for jobs or anything present करते हैं तो what all key points should we keep in our mind? Right. I think आपने जैसे बोला एंकरिंग करते हैं, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी अगर एंकरिंग के लिए जाता है तो एक नॉर्मल सवाल होता है, स्क्रिप्टिंग करते हो? एंकर से स्क्रिप्ट में कमांड हमेशा पूछी जाती है, होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? या जैसे आपने कहा तनवीर पहले, थोड़ी देर पहले, कि आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हो कि वैसे ही प्रेजेंट कर पाओ। Live anchoring doesn't go with the script only. Yes, it goes with the script, but whenever the breaking news comes or any insight comes, जैसे कि आप अगर अभी मान लो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लेके बैठे हो कि यार ये मुझे निधिकांत से पूछने हैं, तो अभी जो साक्षी ने बोला वो कहीं शायद आपकी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा। आपने मुझे सुनकर के जो चीज है वो सवाल पूछने की कोशिश की, तनवीर आपने भी वही कोशिश की थी थोड़ी देर पहले। तो वो जो सवाल आते हैं बीच में से, आपके जवाब सुन करके सामने वाले के, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, और उसके लिए साथ में हमारी राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है क्लब कि किसके साथ क्या चीज मैच करती है ज्यादा, फंक्शनल क्या चीज है। ये आपको आपके कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है, आपके कोर्स के अंदर भी साफ साफ लिखा होता है। जब भी आप एंकरिंग का कोर्स होता है तो एंकरिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग नॉर्मली साथ में लिखी होती है, चीजें कैमरा एंड लाइटिंग साथ में लिखी होती है, एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग साथ में लिखा होता है। क्योंकि इन चीजों की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ये बात है। आई थिंक ये पूरे कॉन्वर्सेशन से, जो इस क्वेश्चन से खासकर मेरे को लगता है जो स्टूडेंट्स और टेक अवे ले सकते हैं वो ये है दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग द स्किल्स बट इट इज आल्सो लाइक हाउ टू मेक देम सेलेबल। और वो जो आपका जो एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, दैट हाउ यू हैव टू सेल योरसेल्फ एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, इज समथिंग दैट वी कैन टेक यू फ्रॉम मिस्टर पांड्या टुडे। जो आपने पूरा एक इनसाइट दिया है हमें कि कैसे मैनिपुलेशन एक अच्छे लेवल पे अपने बारे में, और एक कैसे मल्टीटास्कर होने का, जैसे साक्षी ने भी कहा, is a like you have to find the good balance and the good combination. Over to you, Sakshi. एक चीज ऐड करता हूँ बीच yes, में। बहुत साल पहले क्रिकेट खेलने के लिए ट्रायल्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी में हमारे, तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगा, नाम लिखवा दो। नाम लिखवाया गया, हाँ, एज व्हाट, ऑलराउंडर। अरे स्कूल में सब करते थे अपन यार। अच्छा जी ठीक है, आ जाओ।
पता चला वहां बैटिंग करवा रहे हैं जब, तो एक बंदा जो है वो एकदम आगे पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे, साथ में बैट बढ़ा करके बॉल को रोकना। जब मतलब 6 बॉलें रोकी, 7वीं बॉल पे मार रहा है, हम गए क्या खेल रहा है, क्रॉस बैट बोलते। क्रॉस बैट ये क्या होता है, आज तक साला सुना ही नहीं था। क्रॉस बैट, क्रॉस बैट, क्रॉस बैट, अच्छा क्रॉस बैट, अच्छा ठीक है ओके, इसको क्रॉस बैट बोलते हैं, नहीं मालूम। अब आई बात बॉलिंग की। बॉलिंग में 3 विकेट ले लिए 7 बॉल के अंदर ही, क्योंकि स्पिन अच्छी करता था मैं। अब मैंने क्या किया, गलती क्या की मैंने, और ये सब जानता हूं मैं तो, बढ़िया एकदम चकाचक। बैटिंग में फेल हो गया, आपका नाम कट गया। आपको बॉलिंग के लिए तो चांस इसलिए दिया क्योंकि किसी एक को रेस्ट देना था, तो आपको बीच में चांस दिया, लेकिन आपके विकेट पे उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने विकेट भी लिए, आपका नाम कट गया, आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट फोकस ऑन माय की एरिया। अगर मैंने ये लिखवाया होता कि आई एम बॉलर, स्पिन बॉलर, मैं अच्छी ऑफ स्पिन करता हूँ, बीच में लेग कटर भी डाल देता हूँ, तो शायद मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस होते और मुझे उस नजरिए से देखा जाता। मैंने क्या किया, अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। Sir, now we move to a very fun segment, which is the rapid fire round, wherein I'll be asking you a few questions and you have to provide me a one-liner answer, or maybe select an option from both of the options I provide you, which suits you the best. So, shall we begin, sir? Tough part है ये बात. So it's not at all tough. It's very easy. So just go with the flow. It's fine. Okay. So my first question is, looking back on the last 5 years of your career, what's the highlight of, like, what would you want to share कि 5 सालों में ये actually एक बहुत बड़ा highlight और बहुत मायने रखता है ये experience मेरे लिए. So would you like to share? करियर के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। TV9 भारतवर्ष के साथ में एक शो है, मैं शहीद हूँ। वो शुरू किया था हम लोगों ने। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो उसके पहले रोकना पड़ा क्योंकि गेस्ट वगैरह को नहीं बुला सकते थे हम लोग। तो 1 घंटे का शो होता था और उसके अंदर हम लोग जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं अलग अलग, मतलब 1947 से लेकर के अब तक में, तो उन लोगों के 4 शहीदों के बारे में हम बात करते थे, उनको हम सैल्यूट करते थे। तो उसका मैं शो डायरेक्टर था। ओके। तो विद द टीम आई वाज डूइंग इट, बट मैं उसका शो डायरेक्टर था, तो मुझे मतलब प्राउड फीलिंग होती है उस बात में। लेकिन साथ में मैंने क्या किया उसमें कि हमारे जो जितने भी रीजनल चैनल हैं वो लोग भी ये वाला शो बनाते थे। उसमें स्टोरीज हमारे यहाँ से जाती थी, लेकिन उनके एंकर, उनके गेस्ट उनके हिसाब से होते थे। उन सबको सैंपल वीडियोस बना करके मैंने दिए कि हम लोग प्रोमोज अगर शूट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीजें कैसे किस फॉर्मेट में चलेंगी, उसके लिए हम लोगों ने कोशिशें की। तो वो हमने बनाया और प्रेजेंट किया। उसके अलावा मतलब ऑल ओवर इंडिया से हम लोग इनपुट मंगाते थे, तो अलग अलग रिपोर्टर्स उसमें लगे हुए थे। हर रिपोर्टर को और वहां के कैमरा पर्सन को, जो भी शूट पर जाता था, उसको फ्रेमिंग के बारे में बताना कि आई नीड दीज काइंड ऑफ फ्रेम्स, बिकॉज आपकी स्टोरी तो एक शहीद के बारे में चल रही है, लेकिन आप उसके घर वाले, उनके फ्रेंड्स और बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। सो दोज फ्रेम शुड बी क्रिएटिव इनफ सो दैट आवर स्टोरी कुड लुक डिफरेंट। राइट। तो उसके लिए क्या किया कि पहले दिल्ली एनसीआर के शूट्स किए, एंड आई एक्टेड एज reporter also in few of these stories, so I went for the shoots. So वो एक बड़ा अच्छा फील आया कि शो डायरेक्टर होने के साथ साथ जब आपको एक रिपोर्टिंग का मौका मिल रहा है, उन ब्रेव हार्ट्स, उन वॉरियर्स की फैमिली और फ्रेंड्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है ना, फीलिंग ही डिफरेंट है। Truly, sir. Yes. अब जवानों की बात वैसे ही सोच करके मतलब जज्बा आ जाता है ना, और सुनते सुनते मतलब हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। कुछ तो ऐसे हमने कवरेज की जिनका 1 साल पहले, इवन 10 महीने पहले किसी का इंतकाल हुआ था, मतलब शहीद हुए थे। उनकी फैमिली से इंटरेक्ट करना वैसे ही एक बड़ा मतलब टफ जॉब होता है कि आप उसमें कैसे करोगे, उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करोगे। यू कैन नॉट प्रिपेयर। आप कितनी ही रिहर्सल, कितनी सोच लो, कुछ नहीं हो सकता उस केस के अंदर। बॉस, दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, and there you have to be in front of them and you are talking, you need the insights, उस दिन क्या हुआ था, and उसको आपको नोट भी करना है, साथ में याद भी रखना है, फिर उसको आकर के आपको एडिट भी करवाना है। So वो चीजें थी, and salutation to all the brave hearts, all the soldiers, those who are protecting us। तो उस शो के साथ जुड़ करके जो काम किया ना हमने, वो अल्टीमेट था।
Thank you for sharing this, sir. So, moving on to my next question. What does a typical day in your week look like? A typical day. Subah se raat tak, what's your routine which you follow? उठो, खाओ पियो, मीटिंग करो, ऑफिस जाओ, काम करो, वापस आ जाओ। और साथ में ये रूटीन वर्क है जो आपने पूछा, लेकिन साथ में मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने लिए कोई छोटी सी एक, मतलब डेली नहीं, लेकिन अपने लिए कोई छोटी सी एक रिकॉर्डिंग, कोई एक वीडियो बनाना, कोई कुछ लिख लेना। एक इंस्टेंट शायर मैंने अपने आप को नाम दे रखा है, तो कुछ ऐसी आड़ी तिरछी उटपटांग सी लाइनें बना लेना। तो ऐसी कोशिशें जारी रहती हैं कि मैं कुछ लिखूं या कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। तो आप जॉब एक करते हो, जॉब एक जॉब होती है, और एक साथ में आपको खुशी देने के लिए कोई चीज होना चाहिए। तो वो मेरे लिए नॉर्मली होता है कि कुछ लिख लो या कुछ साथ में, और साथ में ऑब्वियसली कभी-कभी कुछ वेब सीरीज और फिल्में देख लेना। So just like you mentioned web series and films, so my next question would be around that कि कोई अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई फिल्म रही है जो बहुत इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल रही है, so कोई ऐसी फिल्म जो काफी इंस्पायर करी है आपको? बहुत सी हैं ऐसी, लेकिन जिन फिल्मों के अंदर मैंने अपने, मतलब जब मैंने पढ़ाया लोगों को, उस दौरान जो मैंने चीज देखी कि वो चीज मेरी आंखों के सामने जब होती हुई मैंने देखी, तो अब चूंकि वो लोग सेलिब्रिटीज हैं तो वो पहले अब रिकॉग्नाइज करते हैं लोगों को, लेकिन मेरे वो स्टूडेंट शायद मेरी उन बातों को याद करते होंगे जिन्होंने मुझसे उससे पहले पढ़ाई की। तो वो फिल्म है 3 इडियट्स एक है, जिसमें कि चूंकि मैं उसके अंदर अगेन लाइफ एंड मीडिया देख पाता हूँ, और दूसरी है उड़ान। जी, उड़ान मूवी के अंदर आप अगर रियलिस्टिक सिनेमा को, अगर आप जो चीजें आप कहते हो कि आप मोबाइल से बनाते हो, जिस बात की आप बात कर रहे थे, सो द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, इफ यू आर लुकिंग on a realistic basis that how to make films even through mobile, that is not made through mobile. I'm just telling you in a way कि आप अगर उस तरह की framing और उस तरह की चीजों के साथ भी अगर आप बनाते हो, so that means you are making something which is meaningful. So you can, this time if you watch the movie again, watch it with Nidhikant Pandey's perspective, कि उसने कुछ बोला था इस मूवी के बारे में कि जहां हम मीडिया सीख सकते हैं, आप कैमरा सीख सकते हो, लाइटिंग सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, डायरेक्शन सीख सकते हो, आप हर एक चीज, उसमें परफॉर्मेंस सीख सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर सारी चीजें। आप इन चीजों को जो आपने मीडिया में पढ़ाई की है पिछले 3 सालों के अंदर, अगर आप कोशिश करेंगे उस मूवी को एक बार और देखने के लिए, अब इस नजरिए से कि इसके अंदर ये कैमरा कहाँ है, एक्टिंग कहाँ है, वो एक बक्सा खींच के ले जा रहा है सीढ़ियों से ऊपर, अगर तो उसमें इतना क्यों, आप तो आज की डेट में तो कट और कट एक मारते यहाँ से ऊपर लेकर के सीधे रूम में चले जाते, नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो वहाँ लाइटिंग कैसी क्रिएट की है उसने और क्यों की, और लाइटिंग अगर रियलिस्टिक रहने दी है तो कैसे रहने दी है, वो सारी चीजें आप, मतलब मैं एक छोटा सा सीन बता रहा हूँ ऐसे, तो उस तरह की चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। सो इसी के साथ मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपको ये है कि जैसे आप थिएटर आर्ट से और थिएटर इंडस्ट्री से इतने जुड़े हुए हैं, सो कोई अगर ऐसी चीज जो आप बदलना चाहे या जो चाहे कि ये ठीक नहीं हो रही है, या फिर ये कुछ चीज अगर चेंज हो जाए आज की थिएटर इंडस्ट्री में, तो एक और बड़े लेवल पे और एक और अच्छे लेवल पे आप देख पाए, या ऐसा कुछ आपको अभी लगता है कि कुछ मिसिंग है थिएटर इंडस्ट्री में अभी? बहुत मुश्किल है इस बारे में उस लेवल पे कहना, क्योंकि मैं उस लेवल पे काम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कहूँगा साथ में, जो चूंकि आपका सवाल है तो जवाब भी देना है उसका, कि जब मैंने काम किया और हम लोग श्री राम सेंटर में करते हैं शोज, 3 आर्ट्स क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये पाया कि वहाँ फीस बहुत ज्यादा है हॉल की। अच्छा। तो वो आप, मतलब प्रोड्यूसर जो है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो अगर उसको हायर करता है तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं थिएटर की, और वो पैसा निकालना जो है वो हर एक के बूते की बात नहीं है। फिर क्या होता है कि जो छोटे थिएटर प्लेयर्स हैं, जैसे अभी आपने बात की, आप इसको ऐसे लेके चलें कि आप मोबाइल पर फिल्म बना रहे हैं और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो क्या होगा, जिसको कि मैंने नेगेट कर दिया। तो मैं उसी हिसाब से कहता हूँ कि अगर आप कल एक थिएटर करना है, प्रेजेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ आपने एक कहानी डेवलप करी, आपको शॉर्ट फिल्म ही बनानी है अगर, तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से 5-5 हज़ार रुपए डालोगे, या ये देखोगे कि यार तू कैमरा करता है तो फ्री में कर दे, तू एडिटिंग करता है तो फ्री में कर दे, तुम एंकरिंग करती हो तुम फ्री में कर दो, तुम मेरे लिए एक्टर बन जाओ, पैसे मत लेना, बाद में देखेंगे अगर कहीं कुछ फिल्म कहीं चल गई तो वहां से पैसे ले लेंगे। हम
कोशिशें करते हैं इस तरह की। तो छोटे प्लेयर्स भी क्या करते हैं ना कि अपने थिएटर छोटे थिएटर से लेने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ ऑडियंस नहीं आ पाती है। वो गए होते हैं किसी बड़े का शो देखने के लिए, तो देखते हैं कि यार थिएटर तो फुल था, लेकिन जब खुद करते हैं तो पता चलता है 50 ही लोग आए, उसके अंदर भी 20 लोग तो मेरे जानने वाले आ गए थे, 30 टिकट बिक पाए मुश्किल से, या मैंने फ्री शो रखा तब जाकर के 50 लोग आए। सो दिस बिकम्स, ये हमेशा हर एक आदमी इस तरह की शायद बात करता होगा। तो मेरा मानना है कि इसमें जो लोग भी थिएटर से फिल्मों में गए हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको या तो कोशिश करनी चाहिए इस बारे में, या थिएटर ओनर्स को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को कट डाउन करें। जैसे पेंडेमिक के दौर में फिल्मों के लिए चीजें हुई हैं कि या तो बंद हो जाती हैं या 50% पे चलते हैं, तो 50% पे भी अगर शो चलते हैं तो एटलीस्ट हॉल चलता है ना। तो उसी तरीके से अगर वहां पर भी पेंडेमिक के बिना की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कंडीशंस के अगर इन्हीं चीजों को अगर दोनों लोग ढंग से देख पाए और चीजों को ज्यादा कर पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम जो हो रही है सबसे बड़ी, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ उसका रीजन आपको बता देता हूँ। थिएटर के लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, लंबा प्रोसेस होता है उसके लिए, 1.5 से 2 महीने कम से कम आदमी रिहर्सल करते हैं। सब 3 महीने भी होता है कुछ कुछ जगहों पर, जो बड़े प्लेज और बड़े शोज करते हैं आप वो 3 महीने करने के बाद में एक शो चलाते हैं, क्योंकि आपने सोच रखा है कि आपको एक फेस्टिवल करना है हर साल। अब वो एक शो करते हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद में खत्म। फिर अगले साल अगला शो। ये जो 3 महीने की मेहनत है सिर्फ एक शो के लिए, अगर यही चीज रेट अगर कट डाउन कर देंगे, या कोई मेरे पास स्पॉन्सर्स मिल जाए, या कोई शेयरिंग वाला पर्सन हो, तो मैं इसी के 3, 4, 5, 10 शोज ना कर दूं। कई शोज हैं जो 500-1000 शोज चलते हैं, जिनके अलग अलग, कुछ लोग हैं जो 10, 15, 12, 20 शो अलग अलग सिटीज में जाकर के भी शो करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर देम, एंड बट टू द प्लेयर्स हु कैन नॉट डू दिस, आई थिंक theater persons and theater fraternity should come forward and contribute in a way to make it large. Right. So, sir, thank you so much. This was very insightful and indeed very honest. So, I hope जो भी हमारे अभी audience देख रहे हैं would gain a lot out of it. आपने इतना बारीकी से एक एक चीज explain किया in every area. So, thank you so much for this. I think Tanveer has a lot to say after this show. very well, साक्षी, I think I agree with you totally, क्योंकि आज का ना सर सेशन जो है, मुझे एक इंटरव्यू फॉर्मेट कम और मुझे क्लासरूम एक्सपीरियंस ज्यादा लग रहा है, बैक टू द क्लासरूम डेज, क्योंकि और आप तो एकेडमिक से जुड़े भी हुए हैं, तो आई लिटरली एंजॉयड दिस one-on-one पर्सनल टीचिंग। और ये टीचिंग आई थिंक आउट ऑफ द सिलेबस थी, इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। सिलेबस वाली तो हम सारे कर ही रहे हैं कोई ना कोई कोर्स के अंदर। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया है इंडस्ट्री इनसाइट्स का जो यूएसपी है, दैट एक्सक्लूसिव इनसाइट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल मेरा ये कि वो 2 लाइनें जो आप बोलना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को, या जो भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, those 2 lines as a media profession to all those professionals जो बनने वाले हैं प्रोफेशनल्स आने वाले टाइम में, वो 2 लाइनें। ये बड़ा मतलब संदेश दे के जाओ कोई। अभी आपने बोला कि मैं तो क्लासरूम वाला सेशन ही कर दिया मैंने। तो सर एक सर सेशन एंड करने के लिए मुझे अनुराग सर ने वैसे यही कहा था, और कि भाई ये बच्चों के लिए होगा ना सेशन, तो मेरे ऊपर अगर आप सेंट्रिक कर रहे हो, क्योंकि आपके सवाल जो थे वो मेरे लिए हो रहे थे, तो मेरे लिए सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा क्यों देखेगा मुझे कि निधिकांत है कौन, वो जानते ही नहीं है। निधिकांत जिस दिन सेलिब्रिटी बन जाएगा उस दिन तो ये इंटरव्यू निकाल के लोग शायद देख लेंगे, ऐसा होता है ना। तो अभी मैं आपको पहले तो एक बात ये बताऊं कि विप्स से हैं आप लोग? जी सर। 2003 I started my educationist career with विप्स ओनली। विप्स में मैं आया था 2nd ईयर और 3rd ईयर के वाइवा लेने के लिए। ओके। तो आईपी यूनिवर्सिटी का पहला सेशन जो था वो विप्स था। और एक चीज जो आप लोगों ने अभी बीच में सवाल पूछी थी, उसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ कि क्या चीज पिछले 5 साल में या कुछ इस तरह आपने पूछा ना, अच्छी कौन सी चीज कोई। तो एक चीज और बढ़िया बात है कि मेरी कुछ शॉर्ट फिल्म्स MX प्लेयर या हॉटस्टार वगैरह पर कुछ जगह पर अभी 2021 में देखने को मिली, और उसको बनाने वाला जो है वो विप्स का स्टूडेंट है। क्योंकि यहाँ मैं जब पढ़ाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मैंने कई बार ये भी हुआ है कि मैंने सेशन मतलब पूरे 6 महीने का सेमेस्टर या पूरा 1 ईयर कोर्स जैसे थे आईपी के शुरू हुए थे बीच में, वो भी मैंने
पूरे अपने सब्जेक्ट पे पूरा मैंने कंडक्ट किया था। उस दौरान कई आप जैसे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई और उन दोस्तों ने ये देखा कि इस बंदे में शायद एक्टिंग का कैलिबर है, तो मुझे चांस दिए। तो आप ही का एक स्टूडेंट है रोहित, उस समय का ही, उन्होंने मुझे चांस दिया था और वो फिल्में मेरी कुछ कुछ जगह पर फीचर कर रही हैं, तो अच्छा लगता है कि वो भी एक। तो ये अब संदेश की बात अगर आप करते हो तो देखो, फील्ड में जाने के लिए मैंने पहले ही आपको संदेश तो पहले ही दे दिया है कि आप प्रिपेयर हर एक चीज के लिए रहना है आपको, और अपने आईपी पे काम करना है, यानी इंटरेस्ट एंड पैशन पे काम करना है। और कैसे काम करना है वो भी मैंने बता दिया था कि आपके पास में एग्जीक्यूशन के लिए लर्निंग होनी चाहिए। सो लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन को आपको ध्यान में रखना है, और क्या पता कौन सा दोस्त कब डायरेक्टर हो जाए। तो वो अभी आजकल मुंबई में काम कर रहा है, तो मुझे तो स्टूडेंट ने चांस दे दिया, आप लोग तो दोस्त हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं एक दूसरे को, अपने कैलिबर को पहचानिए और आगे बढ़िए। Nobody can stop you. All right, sir. On that very note, thank you इस conversation को ना केवल एक conversation but एक valuable conversation बनाने के लिए. And I thank you for being a part of this very, very insightful session. And all the viewers and listeners that are joining us, I bring you all to the end of this podcast series program, Industry Insights episode. Yes, sir. Please, please. मैं खत्म ही होने दूंगा सेशन, कैसे खत्म कर दोगे? कोई बात नहीं सर, आपको जो आज आप फुल ऑन एकदम जैसा भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की थी, कन्वर्सेशन। सो आई वुड लाइक कि आप इस सेशन को कोई एक नाम जरूर दीजिएगा। ठीक है सर। टाइटल जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक होना चाहिए ना, सब्जेक्ट तो होगा ना। आपने सोचा कि इसके लिए क्या रखोगे आप, तो मेरे साथ जो आपने कन्वर्सेशन की है इसके लिए एक टाइटल जरूर बनाना अच्छा सा, जो चाहे वो द कन्वर्सेशन हो, चाहे वो संवाद हो। मैं जैसे इसको लिखूंगा अगर क्रिएटिव वे में तो लिखूंगा SAME हाइफन फिर हिंदी में वाद, बातचीत। वाद मतलब बातचीत होती है, तो संवाद मतलब बराबर की बातचीत होना। क्योंकि आप लोगों से मैंने सवाल किया और आप लोगों ने जवाब दिए, क्योंकि मैंने जवाब तो दिए, आप लोगों ने जो जवाब दिए वो भी बच्चों के काम आएंगे। तो इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ अ वाद। The conversation when it is happening between both of us means two-way round, then it is the conversation basically. अगर मैं सिर्फ अकेला बोलता जाता तो conversation होता भी नहीं। So on that note, I would like to finally finish the session. You please conclude. Yeah, please. बहुत बढ़िया सर, मतलब थैंक यू। इसको एक मतलब फुल स्टॉप नहीं दिया आपने, एलिप्सिस दे दी कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमेशा हमारे पूरे एपिसोड के लिए। आप बुलाइए मुझे, फिर आऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Definitely sir, definitely. Pleasure's all ours. Thank you viewers and listeners watching us. I and Sakshi bid you a final adieu, but only to come back again with yet another special and interesting guest, only on Whips Rhythms podcast series, The OG Industry Insights. Stay tuned, stay safe and take care.